Hello everyone, welcome to Kuldeep classes. I hope everyone is doing well. Friends, today I am going to discuss with you important amendments to the Indian Constitution. जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी की लगातार आपकी क्लासेस जो हैं हमारी चल रही हैं, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है तो इसको पहले कवर कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें मैंने सारी अमेंडमेंट्स लिस्टेड नहीं करी हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वही लिस्टेड की हैं। तो सबसे पहले 25th अमेंडमेंट 1971, यहाँ पे आपको डेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको जस्ट क्रोनोलॉजी समझनी है कि किसके बाद कौन सी आई है और 25th अमेंडमेंट कौन सी थी। यहाँ पे ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। जो 25th अमेंडमेंट 1971, इसमें क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी वाज करटेल्ड। जो प्रॉपर्टी का पहले फंडामेंटल राइट था तो उसको छीन लिया गया, उसको फिर लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है। प्रॉपर्टी का राइट जो था ये क्यों किया गया था आपको पता है। 1971 को प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है। तो उन्होंने आपको पता है लैंड रिफॉर्म किए थे। तो अगर ये फंडामेंटल राइट होता प्रॉपर्टी का तो फिर लैंड रिफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी राइट को हटा दिया फंडामेंटल राइट से। ये कब हुई अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट 1971। तो आप जब ऐसे समझोगे, थोड़ी इंटरलिंकिंग करके समझोगे तो फिर आपको याद रखना जो है वो आसान हो जाएगा। 42nd अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन मल्टीपल टाइम्स एंड एवरी टाइम्स दिस अमेंडमेंट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके। 42nd अमेंडमेंट 1976, इसमें सबसे पहले प्रियम्बल में ये वर्ड्स ऐड किए गए। क्वेश्चन आपको यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए गए, ठीक है। 4-5 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे तो आपको याद रखना है। प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो हैं वो प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड जो हैं वो प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए। फिर आर्टिकल 51A, इसमें क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये पहले नहीं थी, ये भी ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। बड़ी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी, आर्टिकल 51A। इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एडिड फॉर द सिटीजन्स। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स वर एडिड अपॉन द रिकमेंडेशन। अब ये किसके रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी इन 1976, ठीक है, उनके रिकमेंडेशन पे ये वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई अंडर आर्टिकल 51A। और क्या किया गया, एनहांस्ड पावर्स ऑफ द कैबिनेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कैबिनेट कैबिनेट आपको पता है यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं, कैबिनेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाई थी, इंक्रीज़ की थी, यानी पावर्स में थोड़ा एडअप किया था उन्होंने, अपने पावर बढ़ाई थी। फिर करटेल जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स। आपको पता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि कोई भी लॉ जो है अगर गवर्नमेंट बनाती है तो उसका विरोध होता है, तो उसका अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विरोध होता है, जहाँ लोग कोर्ट में चले जाते हैं, तो कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है उस लॉ को रिव्यू करने की, ठीक है। तो ये वाली अथॉरिटी जो है वो करटेल की गई, यानी उसको लीगली छीन ली गई, ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया गया। कटेल का मीनिंग होता है उसको कम कर लिया गया। रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स एडेड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए थे। ये सब जो है वो 42nd अमेंडमेंट में किया गया। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूँ तो जो मेन मकसद ये था कि क्यों ये जुडिशियल रिव्यू की पावर्स कटेल की गई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि आपको पता है कि इस समय लैंड रिफॉर्म जो है वो लैंड रिफॉर्म का दौर चल रहा था। तो अगर लैंड रिफॉर्म को फुली अप्लाई करना था तो फिर लोग कोर्ट में चले जाते, तो वो नहीं हो पाते। तो इसीलिए ये सारी जो है वो ज़रूरत थी अमेंडमेंट करने की।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट 1978। ये एक्चुअल में यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस की सरकार जो जब ऑनरेबल इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो वो 1966 टू 1977 तक थी। 1966 टू 1977 तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर रही। तो उसके बाद सरकार चेंज हो गई। तो जैसे ही सरकार चेंज हुई कांग्रेस की, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो इन्होंने एक्ट निकाले थे उनको रिवर्स करने लगे। पर पूरे होली रिवर्स नहीं होते हैं, पर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा रिवर्सेशन हुई। तो फिर 44th अमेंडमेंट 1978, द एक्ट वाज ब्रॉट टू नलीफाई द अमेंडमेंट मेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। वही मैंने जो बताया, नलीफाई करना होता है कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशनली किसी चीज़ों को वॉइड कर देना, ज़ीरो कर देना, ठीक है, जिनकी कोई पावर नहीं है। तो ये एक्ट एक्चुअली इसीलिए लाए गए थे कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर अमेंडमेंट्स हुई हैं उनकी जो पावर्स हैं उनको बिल्कुल ज़ीरो पे लाना है, वॉइड कर देना है, ठीक है, ख़त्म करना है, पर कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। फिर और क्या हुआ इसमें, इट रिवर्स द प्रोविजन मेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट दैट अलाउड द गवर्नमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स विश बाय आर्टिकल 368। हमने 42 अमेंडमेंट में पढ़ा ना कि इसमें कैबिनेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को इंक्रीज़ किया, ठीक है, बढ़ाया था। तो अब इन्होंने उसको कम किया है, रिवर्स करके प्रोविज़न, वो उस प्रोविज़न को रिवर्स कर दिया जो 42nd अमेंडमेंट में गवर्नमेंट को अलो करता था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अपने अनुसार, अपनी विश के अनुसार, अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी। और 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था, रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स में था, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट ए लीगल राइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी राइट को फंडामेंटल राइट से हटा करके उसको लीगल राइट बना दिया गया। अब आपको समझना है कि फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट में अंतर क्या है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। हम अगर हमारे से कोई उसमें कोई भेदभाव हो रहा है, जैसे राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर फंडामेंटल राइट अब बना दिया गया है, ठीक है। और जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, जैसे हमें एजुकेशन, हमें राइट टू कोई भी बिलीव कर, हम किस में बिलीव करेंगे, कौन सा रिलीजन अपनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी हमें फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, जिसके लिए अगर हमारा फंडामेंटल राइट की वायोलेशन हो रही हो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। लीगल राइट का मतलब होता है ये नहीं है कि ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर लीगल राइट, प्रॉपर्टी राइट लीगल क्यों बनाया, देखो, अगर प्रॉपर्टी किसी के पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट उसको टैक्स लगाती है। तो अगर इलीगल प्रॉपर्टी हुई तो इसको लीगल रखना पड़ेगा, ये राइट लीगल बना दिया। अगर लीगल है तो ठीक है, अगर नहीं लीगल होगी तो उसको गवर्नमेंट जो है वो छीन सकती है, ठीक है। तो इसके लिए ये अंतर होता है लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में। जैसे जीने की जो राइट टू लाइफ है, तो इसको राइट टू लाइफ जो है इसको फंडामेंटल राइट अगर बना दिया, तो फिर अगर कोई ऑफेंस करेगा, कोई अगर देश के विरुद्ध कोई काम कर देगा, देश के खिलाफ कोई काम कर देगा या किसी की हत्या कर देगा, तो फिर उसको उसकी सज़ा कैसे मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये लीगल राइट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, राइट। अब नेक्स्ट आगे समझते हैं। प्रीवियसली द ग्राउंड्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वर एक्सटर्नल एग्रेशन। 44th अमेंडमेंट से पहले जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की क्या कंडीशन थी कि अगर एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कोई बाहर से कोई बाहर का या कोई लड़ाई का या कोई ख़तरा है, या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो, या देश के अंदर कोई डिस्टर्बेंसेस चल रही हों, तो वो जो है इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है। बट द 44th अमेंडमेंट रिप्लेस द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। 44th अमेंडमेंट एक्ट में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को चेंज किया विद द वर्ड आर्म्ड रिबिलियन। अब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और आर्म्ड रिबिलियन का मतलब है कि अगर देश के अंदर मतलब आर्म्ड रिबिलियन होकर बहुत ज़्यादा दंगे, वो मतलब
आर्म्ड रिविलियन का यहाँ पे आप समझते हो कि रिविलियन होता है विद्रोह करना, दंगे ऐसे हों जिसमें काफ़ी मात्रा में हत्याएं और गोलियां वगैरह ऐसा चल पड़े, ठीक है। तो एक फौज ऐसे आर्म्ड रिविलियन फौज का होता है, उसी तरह से अगर कोई फायरिंग वगैरह हो रही हो तो इस तरह के अगर विद्रोह हो तो तब जो है वो उसको इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को मानेंगे, ठीक है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिविलियन के साथ। आर्टिकल 226 वाज अमेंडेड टू रिस्टोर टू द हाई कोर्ट। देखो अब 42 अमेंडमेंट में हाई कोर्ट से पावर जो है वो जुडिशियल रिव्यू की छीनी थी, ठीक है। तो अब आर्टिकल 226 वाज अमेंडेड, उसको अमेंड किया गया टू रिस्टोर टू द हाई कोर्ट्स देयर पावर टू इशू रिट्स फॉर एनी अदर पर्पस बिसाइड द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को फोर्स कर मतलब इन्फोर्स करने का, इन्फोर्स करने वाला होता है किसी चीज़ को ऑर्डर करना कि इसको भाई ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करो, ठीक है। उसके बजाय बाकी चीज़ों के लिए हाई कोर्ट जो है वो रिट्स जो है वो इशू कर सकता है, ये पावर जो है वो हाई कोर्ट्स को दी गई। 44th अमेंडमेंट एक्ट मॉडिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्रोविजन एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड इन द फ्यूचर। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी, तो फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये भी मॉडिफाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाने के जो प्रोविज़न हैं उनको मॉडिफाई किया गया और इस तरह के प्रोविज़न बनाए कि मिसयूज़ ना इसका फ्यूचर में हो, ठीक है। इट रिस्टोर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जुरिडिक्शन एंड पावर विच दे एंजॉयड बिफोर द। अब 42 अमेंडमेंट से पहले उनके पास जुडिशियल रिव्यू करने की पावर थी सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास, ठीक है। लेकिन 42 अमेंडमेंट के बाद वो पावर उनसे छीन ली गई। लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट जब हुई तो दोबारा से उनको जो है वो पावर जो उनके पास पहले थी जुडिशियल रिव्यू करने की, वो उनको दोबारा से दी गई 44th अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। 44th अमेंडमेंट के थ्रू उनको दोबारा से जो उनके पास पावर पहले थी जुडिशियल रिव्यू करने की, वो उनको दोबारा से दी गई, ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास होने से पहले थी। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो 52nd अमेंडमेंट 1985। अब मैं आपको बता दूं कि 1985 में फिर अमेंडमेंट हुई, न्यू 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एडिड। 10th शेड्यूल का इसमें 10th शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ। दिस इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन लॉज एंड प्रोविजंस। तो इसमें क्या इंक्लूड किया गया और इंट्रोड्यूस की इस 52nd अमेंडमेंट के बीच में इंट्रोड्यूस हुए एंटी डिफेक्शन लॉज एंड प्रोविजन। ये क्या लॉज हैं ये हम आगे फर्दर अभी पढ़ेंगे, ठीक है। 61st अमेंडमेंट 1989, इसमें वोटिंग की एज जो है वो रिड्यूस कर दी गई 21 से 18 ईयर्स। तो आपको पता है कि 61st यानी 1989 से पहले जो वोटिंग की एज थी वो 21 ईयर्स थी और 1989 में जो अमेंडमेंट हुई 61st अमेंडमेंट, इसमें एज जो है वो 21 से 18 ईयर कर दी गई। 73rd अमेंडमेंट, ये तो पहले आपको पता होगा, ये पंचायती राज के रिलेटेड है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुई, एक्चुअली पंचायती राज जो है वो हर स्टेट में इससे पहले ही चल रहा था, ठीक है। 1992 से ही लगभग सारी स्टेट्स में पंचायती राज चल रहा था, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं किया गया था, यानी उसकी टाइम पे इलेक्शंस नहीं होती थी, टेन्योर का कोई नहीं था, कभी 6 साल कभी 7 साल चलती रहती थी पंचायत। तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देने के लिए 73rd अमेंडमेंट हुई 1992 को। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि पंचायती राज पहले भी चल रहा था स्टेट्स में, लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ये बार बार एग्जाम में अमेंडमेंट जो है वो पूछी जाती है। ए न्यू पार्ट 9 एंड 11th शेड्यूल वर एडिड, जैसे 52 अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल ऐड हुआ। 73rd अमेंडमेंट में 11th शेड्यूल वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रिकॉग्नाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोविजन रिलेटेड टू देम। तो 11th शेड्यूल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड प्रोविजन रिलेटेड टू देम। 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज के रिलेटेड है। इसमें अर्बन लोकल बॉडी, जैसे आपको पता है जो रूरल में पंचायती राज होता है और सिटी के एरिया में अर्बन एरिया, रूरल एरिया में पंचायती राज होता है और अर्बन एरिया में
म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो 74th अमेंडमेंट 1992 में अर्बन लोकल बॉडीज़ वर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। इसमें जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं अर्बन एरियाज़ में, उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया। ए न्यू पार्ट 9A, इसमें पार्ट 9 और इसको डाला गया पार्ट 9A, एंड 12th शेड्यूल वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12th शेड्यूल में इसके रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो ऐड हुए, ठीक है, 12th शेड्यूल ऐड हुआ। नेक्स्ट है 86th अमेंडमेंट 2002, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री एजुकेशन बाज, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है 6 से लेके 14 ईयर तक। तो 6 से लेके 14 ईयर तक की एज जो है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया 2002 को 86th अमेंडमेंट के थ्रू। तो एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर। 6 और 14 के ईयर के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन कर दी गई। एक फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल राइट जो वो होता है जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको फिर इन्फोर्स कराना ही कराना है, ठीक है। तो तभी फ्री एजुकेशन दी गई 6 to 14 ईयर के बीच में जो बच्चे होंगे, ठीक है। इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ए न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51, जैसे आपको बताया मैंने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इम्पोज की गई अंडर आर्टिकल 51A। तो उसमें एक और नया आर्टिकल जो ऐड कर दिया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ए पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज हर चाइल्ड आर वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की कि उसको अपने बच्चे को जो 6 से 14 ईयर की एज में है उसको एजुकेशन दिलानी ही दिलानी है। गवर्नमेंट ने तो फ्री दे रही है, मतलब बच्चे को सिर्फ पेरेंट्स ने स्कूल में भेजना है बस, बाकी काम गवर्नमेंट का है। 6 to 14 ईयर की एजुकेशन पूरी कराना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को स्कूल भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट है 100th अमेंडमेंट 2015 को हुई, टू परस्यू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को परस्यू का मतलब होता है उसको एग्जिस्ट जो उसकी और आगे चलाते रहना। परस्यू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 बिटवीन, जो 1974 को हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, एक्सचेंज ऑफ सम एनक्लेव्स टेरिटरीज विद बांग्लादेश मैंशनड, ठीक है, जिसमें एक्सचेंज होनी थी कुछ पार्ट्स की, टेरिटरीज के पार्ट्स की बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो ये उसको परस्यू करने के लिए ये अमेंडमेंट हुई। फिर 101 अमेंडमेंट 2016, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सबको पता है GST आया था। तो ये कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 101st अमेंडमेंट 2016 में हुई, जिसमें GST जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अगर मैं थोड़ी सी आपको लैंग्वेज के बारे में बता दूं तो 21st अमेंडमेंट 1967, इसमें सिंधी जो है वो एडिड की गई 8th शेड्यूल में। तो लैंग्वेजेस वाला जो शेड्यूल है वो 8th शेड्यूल है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लैंग्वेजेस जो है वो कौन से शेड्यूल में एडिड है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, तो ये अभी तक लगभग 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हो गई हैं 8th शेड्यूल में, राइट। लेकिन ये जो शेड्यूल है वो कोई क्लोज नहीं है, इसमें कोई भी लैंग्वेज कभी भी जो है वो एडअप हो सकती है। 71st अमेंडमेंट 1992 में कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली एडिड एज ए लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। 92nd अमेंडमेंट 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली वर एडिड इन द 8th शेड्यूल। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। जैसे आपको अगर मेंस का क्वेश्चन पेपर करना होगा कोई KS वगैरह का, तो उसमें पिछले साल का जो प्रीवियस 2018 में पेपर था उसमें पूछा गया था कि बताइए हाउ मैनी अमेंडमेंट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल नाउ। अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं? तो अभी तक 2016 की तक तो अभी तक तो 101 अमेंडमेंट ही हुई हैं, राइट। 2016 अप टू 2016 101 अमेंडमेंट हुई हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको इसमें से कोई ना कोई आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।